तो पहली खबर देखिए, यूएई में यूएस तेल टैंकर पर हमला हुआ है। शारजाह में यूएस तेल टैंकर पर हमला हुआ है। हमले के बाद टैंकर में लगी आग। तस्वीरें सामने आई हैं जिस ऑयल टैंकर में आग लगी है। देखिए कैसे आसमान की ऊंचाई तक आग की लपटें और धुआं उठता दिखाई दे रहा है। यूएई में यूएस का ये ऑयल टैंकर, शारजाह में यूएस ऑयल टैंकर पर हुआ है हमला। और इस बीच एक और बड़ी खबर, इराक में यूएस की भीषण बमबारी, मिलिशिया पर अमेरिका की बमबारी हुई है और इस बमबारी के बाद जोरदार धमाका हुआ है। ये देखिए आप, इराक में ये भीषण बमबारी, जो मिलिशिया ग्रुप है, इराकी मिलिशिया, जो कि कई ईरानी प्रॉक्सी से मिलकर बना हुआ है, इस पर बमबारी की गई है। आपको याद होगा कि 2 दिन पहले इसी मिलिशिया ग्रुप में अमेरिकी जहाज को भी मार गिराने का दावा किया था। और ईरान में यूएस इजराइल के हमले जारी हैं। तेहरान में कई जगह सुने गए धमाके, यूएस इजराइल की बमबारी से विस्फोट। और एक और बड़ी खबर बगदाद से, जहां पर अमेरिकी दूतावास के पास हमला हुआ। इस बार ईरानी ड्रोन हमले के बाद एक बड़ा धमाका हुआ। दूतावास के पास धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया। ये देखिए आप, अमेरिकी दूतावास को निशाने पर लेकर यह माना जा रहा है कि हमले को अंजाम दिया गया। और ईरान का यूएस इजराइल पर जवाबी हमला। ईरान ने एक साथ दागे कई ड्रोन्स। IRGC ने जारी किया है ड्रोन लॉन्च का वीडियो। तो बड़ी खबर, पहली खबर आपको बता दें कि यूएई में अल दफरा एयरबेस पर हमला हुआ है। तस्वीरें सामने आई हैं। हमले के बाद एयरबेस की तस्वीर आई है और यूएस बेस पर का जो आधा हिस्सा है वो इसमें तबाह हुआ है। और एयरबेस पर दिखा 10 मीटर गहरा गड्ढा। ईरान ने खुर्रम शहर मिसाइल से ये अटैक किया है। और एक और बड़ी खबर, ट्रंप की धमकी के बाद ईरान का जवाब सामने आया। ऊर्जा संयंत्र पर अगर हमला हुआ तो फिर जवाब देंगे। अमेरिका की तेल कंपनियों पर हमला होगा, ईरान की तरफ से दरअसल यह धमकी दी गई। तेल कंपनियों को राख कर दिया जाएगा, ईरान ने यह बोला है। अमेरिका से जुड़ी कंपनियों पर अटैक करेंगे, ईरान ने यह बोला है। और वहीं बहरीन पर ईरान का विध्वंसक हमला। अमेरिकी 5वें बेड़े के मुख्यालय पर अटैक किया गया। 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर पर अटैक किया गया। जोरदार धमाके से दहला अमेरिकी सैन्य बेस। ईरान के शाही ड्रोन ने मचाई भीषण तबाही। और एक और बड़ी खबर, ईरानी हमले के बाद इजराइल में भी तबाही मची है। हादसोरा हॉलीलिट शहर पर जाकर यह मिसाइल गिरी है। मिसाइल हमले के बाद बिल्डिंग कैसे ध्वस्त हो गई, ये देखिए आप। इजराइल इस हमले को रोकने में नाकाम रहा और उसके बाद की तबाही आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। और देखिए, ईरान के लिए इजराइल की चेतावनी। तबरीज शहर खाली करने का अलर्ट। तबरीज शहर खाली करने का अलर्ट जारी किया गया। तबरीज पर हमले की तैयारी में है इजराइल और उसके पहले यह चेतावनी जारी की गई है। और देखिए, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है सऊदी अरब से। सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमला हुआ है और इस हमले में 5 रिफ्यूलिंग विमानों को नुकसान पहुंचा है। ईरान ने एयरबेस पर मिसाइल अटैक किया। WSJ की रिपोर्ट में यह बहुत बड़ा दावा। यह सऊदी अरब से बहुत बड़ी खबर आ रही है। प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमला। तो देखिए, मुस्तफा का इंतकाम और अमेरिकी विमान तबाह होने का दावा किया गया है। क्या खबर है वो आपको बता दें। प्रिंस सुल्तान एयरबेस में 5 रिफ्यूलिंग विमान क्षतिग्रस्त हुए। हमले के वक्त रिफ्यूलिंग विमान एयरबेस पर मौजूद थे। ईरान के मिसाइल हमले से एयरबेस पर आग लग गई और ये विमान तबाह हो गए। अब बड़ी बातें क्या है, यह आप समझिए। अमेरिका के लिए प्रिंस सुल्तान एयरबेस मध्य पूर्व में यह सबसे बड़ा हब है। एयरबेस से ईरान पर बड़े हवाई हमले किए जा रहे थे। 13 मार्च को इराक में एक अमेरिकी एयर टैंकर भी ध्वस्त हुआ। कुवैत में 3 अमेरिकी फाइटर जेट को अभी तक नुकसान पहुंचा है। तो नुकसान की ये खबरें भी आ रही हैं और इसमें आप देखिए वो देश निशाने पर हैं जो या तो अमेरिका
के सहयोग में रहे हैं या अमेरिकी बेसिस वहां पर मौजूद रहे हैं। सीधे चलते हैं मनीष के पास, वॉर जोन में मौजूद है इजरायल में इस वक्त, वो ग्राउंड रिपोर्ट आपको लगातार पहुंचा रहे हैं। मनीष, लेकिन एक चीज आपसे हम समझना चाहेंगे कि कब तक सब्र रखेंगे ये अरब देश, ये गल्फ कंट्रीज? बहरीन ने तो एक तरीके से जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं। वो रेड लाइन क्या हो सकती है इन देशों के लिए जब वो वाकई में अपनी तरफ से भी ईरान के खिलाफ जंग छेड़ दे? बिल्कुल रवि, सबसे बड़ी बात तो यही है कि मुझे खुद ही जो अनुभव हुआ कि पिछले 6 घंटे पहले जब हम सब रिपोर्टिंग कर रहे थे और मेरे सर के ऊपर में दिखा कि ईरानी मिसाइल जब आए और जब इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई थी तो कैसे उसमें से मिसाइलों में से क्लस्टर बम निकलकर चारों तरफ बिखर रहे थे। तो ये जब इजराइल के लिए एक वो पॉइंट है जहाँ से इजराइल को लगता है कि हर हालत में ईरान को रोकना पड़ेगा, तो ठीक उसी तरीके से बहरीन के लिए भी सिचुएशन है। देखिए, बहरीन गल्फ कंट्री में अमेरिका का सबसे बड़ा बेस है। हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं कि कैसे वहाँ पर अमेरिकन सेना के 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है। न केवल यहाँ बल्कि अगर इजराइल में ईरानी मिसाइलों को रोकने के लिए जो एयर डिफेंस का पूरा नेटवर्क काम करता है उसका एक सिरा बहरीन में है, वहाँ से पूरा कोऑर्डिनेट किया जाता है ताकि जब ईरान से मिसाइल निकलती है और वो इजराइल तक पहुँचे, उसके बीच में जो उनको इंटरसेप्ट करने की कोशिश होती है तो वो बहरीन के उस यूएस फ्लीट के हेडक्वार्टर से भी कोऑर्डिनेट होता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बहरीन ने तो ये कर दिया, लेकिन हाँ, मिडिल ईस्ट के देशों को पता है कि इसके आगे जब एक बार जंग शुरू होगी तो जैसा कि कतर के विदेश मंत्री ने कहा है कि उसके बाद अमेरिका का रुख क्या होगा। हो सकता है अमेरिका उसके बाद जंग से वापस हट जाए और मिडिल ईस्ट के देशों को कहे कि अब आप लोग ईरान से लड़ें। तो दरअसल मिडिल ईस्ट के देशों को अभी अमेरिका पर उतना ट्रस्ट नहीं है। उन्हें लगता है कि कहीं अमेरिका फंसाकर धीरे से निकल गया तो हम सब फिर लंबी अवधि के लिए फंस जाएंगे। और जिस मिडिल ईस्ट के देशों को, खास करके यूएई को ये लगता था या कतर को लगता था कि हम अभी ग्रोथ में एक नई उड़ान उड़ रहे हैं, वो ग्रोथ खत्म हो जाएगी। तो इन सब शंका आशंकाओं के बीच में उन्हें फैसला लेना है कि वो पॉइंट कब आएगा जब वो कहेंगे कि अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, वो पॉइंट कब आएगा जब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये भी सवाल है। जब मिडिल ईस्ट के खाड़ी देश बोलने लग जाएंगे। और पूर्णिमा नाथ जी इस वक्त हमारे साथ अमेरिका से लाइव हैं। पूर्णिमा नाथ जी, क्या लग रहा आपको कि शायद से डोनाल्ड ट्रंप ने जब गो अहेड का सिग्नल दिया होगा अमेरिकी सेना को कि जाइए और बमबारी करिए, हमला करिए, तब सोचा नहीं होगा कि युद्ध 15 दिन तक यूं खिंच जाएगा और आगे कितना चलेगा वो भी नहीं पता है। और ना सिर्फ युद्ध खिंचेगा बल्कि जो ईरान है वो इस तरह से सरदार और नुकसान पहुंचाने वाले हमलों को अंजाम दे रहा है। करुणा, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद सारे पैनलिस्ट को भी और रवि जी को भी। करुणा, यहाँ पे एक चीज़ हम डिस्कस ये नहीं कर रहे कि अमेरिका कौन होता है इंटरनेशनल लॉ को डिसमिस करके, उल्लंघन करके किसी और सॉवरेन कंट्री पे अटैक करे। आज यूएन का रेजोल्यूशन कहाँ है जहाँ पे उन्होंने यूएस के ऊपर रेजोल्यूशन लगाया? मुझे तो नहीं दिखाई दिया, आपको दिखाई दिया? लेकिन अटैक पे जरूर हुआ है। दिस इज द हिपोक्रेसी नोबडी इज टॉकिंग अबाउट। सिर्फ ईरान की तरफ से जो डिफेंसिव एक्शन हो रही है उसके बारे में बात हो रही है, लेकिन अमेरिका तो उसको अटैक किया है ना, तो उनका तो अधिकार है रिस्पॉन्स करना। यहाँ पे जो प्रेसिडेंट ट्रम्प उनके लिटरली बूट्स ऑन द ग्राउंड को पहले डिसमिस कर रहे थे, अब वहाँ पहुंच चुके हैं जब बूट्स ऑन द ग्राउंड प्रोबेबली इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। अब वहां से बॉडी बैग आएंगे तो फिर पॉलिटिकल पॉइंट उनको मिल जाएगा, ब्राउनी पॉइंट मिल जाएगा। फिर बोलेंगे कि ईरान को मारो, ईरानियंस को मारो, ईरान की मुल्ला को मारो, मुसलमान को मारो। मिडिल ईस्ट का जो सिचुएशन है ये अमेरिका ने किया है, इस सिचुएशन का भागीदारी अमेरिका है। अमेरिका को ये जवाब देना पड़ेगा। अब अगर सऊदी चुप है, कतार अभी चुप है, आपको लगता है थोड़ी दिन के बाद सऊदी चाइना के साथ डील नहीं करेगा, ब्रिक्स के साथ आपका डील नहीं होने वाला है? अभी ये जो द रीजन अमेरिका हैज डन दैट इज बिकॉज दे वांटेड टू डोमिनेट दिस पेट्रो डॉलर, और पेट्रो डॉलर का बेस ही यूएस डॉलर का डोमिनेंस है। और यूएस डॉलर का डोमिनेंस मतलब दे वांट टू शट डाउन द ब्रिक्स। अब ब्रिक्स कहाँ से बंद होने वाला है अगर सऊदी चाइना से बात करेंगे? और रशिया के साथ कल ही तो रशिया के सारे सैंक्शंस निकाल दिए प्रेसिडेंट ट्रम्प ने। क्यों बिल्कुल निकाले? पूर्णिमा जी, यानी कि आप जो बात कह रही हैं कि एक चेन ऑफ इन्फ्लुएंस क्रिएट करने की अमेरिका की, डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश है। सवाल यह है कि इसकी कीमत कौन चुकाएगा?
और क्या अमेरिका के लोग भी इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। और देखिए, ईरान में इजरायली सेना ने इस बीच तबाही मचाई है। ईरान के रॉकेट लॉन्चर को किया गया तबाह। आईडीएफ के हमले में ईरान को काफी नुकसान पहुंचा है। तो आईडीएफ की तरफ से भी लगातार ईरान को हिट किया जा रहा है। और जो जानकारी सामने आई है, जो खबर हम आपको बता रहे हैं, उसमें रॉकेट लॉन्चर को तबाह करने की तस्वीरें जारी करके दावा किया गया। ये देखिए तस्वीरें, सैटेलाइट पिक्चर्स, जिस रॉकेट लॉन्चर को टारगेट किया गया। आईडीएफ के हमले में ईरान को हुआ है नुकसान। और देखिए एक और बड़ी खबर, अमेरिका इजराइल पर ईरान का विध्वंसक प्रहार हुआ है। ईरान ने जारी किया है हमले का एक और वीडियो। ये देखिए आप, ईरान ने एक साथ कई ड्रोन से प्रहार किया। और ये देखिए आप, शाही ड्रोन जिसका इस्तेमाल करके ईरान ने अमेरिका और इजराइल पर हमले का वीडियो जारी किया। और देखिए, ईरान के विध्वंसक हमलों का नया वीडियो सामने आया है। तेल अवीव में कई घरों में आग लग गई है। ईरानी हमले में कई गाड़ियां भी जल गई। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे आसपास लोग मौजूद हैं, धू धू करके मकान जल रहे हैं, कई घरों में आग लग गई। ये तस्वीरें सामने आई हैं ईरान ने जब हमला किया और उसके बाद यहां इस इलाके में आग लग गई। तेल अवीव का ये एरिया। और इस बीच एक और बड़ी खबर, मोसाद एजेंट्स के खिलाफ ईरान का बड़ा एक्शन। एक साथ कई प्रांतों में छापेमारी की गई है। मोसाद एजेंट्स को बनाया गया निशाना। ईरानी एजेंसी ने जारी किया है वीडियो। आपको बता दें, पहले दिन से ही यह कहा जा रहा था कि बड़ी संख्या मोसाद एजेंट्स ईरान के अंदर मौजूद है। यही वजह है कि प्रिसाइज हमला मुमकिन हो पाया ईरान की टॉप लीडरशिप पर 28 फरवरी की तारीख को। और मध्य पूर्व में सैन्य ताकत बढ़ा रहा है अमेरिका, यह भी जानकारी सामने आई। युद्ध में 5000 अतिरिक्त मरीन जवानों को तैनात करेगा अमेरिका, यह जानकारी सामने आई। ईरान पर नए सिरे से बड़े हमलों की आशंका। 3 अमेरिकी युद्धपोत भी मध्य पूर्व के लिए रवाना। और एक और बड़ी खबर, ईरान पर और बड़े हमलों की तैयारियां हैं अमेरिका और इजराइल की तरफ से। और तैयारियां आप देखिए, अमेरिका ने यूएसएस त्रिपोली को मध्य पूर्व भेज दिया है। युद्ध मंत्री पीट हेगसेथ ने तैनाती की इसकी जानकारी दी है। होर्मुज संकट की वजह से यह बड़ा फैसला लिया गया है। यूएसएस त्रिपोली जापान के पास तैनात था, जिसे अब मिडिल ईस्ट की तरफ रुख इसका कर दिया गया है। तो अरब में बारूदी प्रलय मच गई है। बड़ी खबर क्या है, यूएसएस त्रिपोली को मध्य पूर्व के लिए रवाना किया गया। यूएसएस त्रिपोली के साथ 2 नए युद्धपोत भी रवाना किए गए। मध्य पूर्व में 5000 अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। 2500 मरीन्स, 2500 नेवी के क्रू और सपोर्ट स्टाफ को यहां पर तैनात किया जा रहा है। रणनीति आप समझिए, ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन में मदद इसके जरिए पहुंचाना, होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की सुरक्षा करना, ईरान के एंटीशिप मिसाइल माइंस को नष्ट करना, मध्य पूर्व में फंसे नागरिकों को निकालना। और बड़ी बात एक और, यूएसएस त्रिपोली में F-35B और MV-22 आस्प्रे तैनात किए गए हैं। और हमारे साथ जो खास मेहमान बने हुए हैं उनका रुख करते हैं। अश्विनी श्रीवास्तव, एक बात मुझे ये बताइए, कल ही हमने खबर दिखाई कि किस तरह से जो अब्राहम लिंकन है उसे बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है, ईरान की तरफ से दावा किया गया। और अब यूएसएस त्रिपोली को रवाना कर दिया गया है मध्य पूर्व की तरफ। क्या यह अपने आप में एक बड़ा सेटबैक है? और अगर जैसा ट्रंप बोल रहे हैं कि हमने ईरान की सेना को, IRGC को खत्म कर दिया है, तो इतनी बड़ी और मेजर डिप्लॉयमेंट क्यों? हाँ देखो, सच्चाई करुणा, कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल ने ईरान की जो कैपेबिलिटी थी उसको अंडर एस्टिमेट किया। और उन्होंने सोचा था कि शायद आयतुल्लाह अल खमैनी और जो 50 के करीब टॉप मिलिट्री कमांडर और पॉलिटिकल कमांडर मारे गए तो ईरान घुटनों पे आ जाएगा। ये ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अब ऐसी सिचुएशन है, अमेरिका रुकने का नाम नहीं ले रहा और ईरान झुकने का नाम नहीं ले रहा, और ये लड़ाई बढ़ती जा रही है। अब इस लड़ाई का फोकस आ गया है स्टेट ऑफ हार्मुज पे, क्योंकि अगर स्टेट ऑफ हार्मुज ब्लॉक करता है जैसे ईरान ने कर रखा है, तो इसके कारण पूरे वर्ल्ड के अंदर फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर के जो दाम हैं बहुत ज़्यादा आएंगे। अब मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप ने ये अपना मन बनाया है कि भी स्टेट ऑफ हार्मुज को खोलना है। तो जब आप यूएसएस त्रिपोली की बात कर रहे हैं वो उसी नज़रिए से है, क्योंकि अगर आपको पता है एक वहाँ पर खरक आइलैंड है जो कि ईरान का बहुत नर्व सेंटर है, वहीं से वो एक्सपोर्ट करता ऑयल, और वो है एक प्रकार, अगर स्टेट ऑफ हार्मुज को आपने काबू करना है तो खरक आइलैंड को लेना बड़ा जरूरी है। और मुझे लगता है ये जो यूएस सर जिस आइलैंड का आपने जिक्र किया
किया, उसी को लेकर सारी बातें हो रही कि क्या पहला बूट्स ऑन ग्राउंड क्या यहीं से शुरू होगा। कमांडर सरदाना से भी ये मामला हम समझना चाहेंगे, क्योंकि देखिए यहां पर अब नए एयरक्राफ्ट कैरियर और नेवल शिप्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। सर, वाटर से इस वॉर को वेज करने में अमेरिका कितना सक्सेसफुल हुआ, और क्या अभी भी ये देखा जा रहा है कि जो अपने नेवी का है वो इस्तेमाल सही तरीके से अमेरिका नहीं कर पाया, उसकी क्या वजह देखते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से नेवी का उन्होंने इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से किया है, क्योंकि उन्होंने जो ईरानियन नेवी है उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है। वो जो नहीं ख़त्म कर पाए हैं वो है IRGC की नेवी। हमें समझना पड़ेगा कि दोनों नेवी अलग हैं। IRGC के अंदर छोटी 200 से 250 छोटे क्राफ्ट्स हैं, फास्ट अटैक बोट्स हैं, तो जिसका पास स्टेट ऑफ हॉर्मुज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बड़ी नेवी जो वॉर फाइटिंग वाली नेवी थी वो खत्म होगी, लेकिन ये अभी भी साथ में अभी भी है जो वापस पलटवार कर पा रही है और स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल कर पा रही है। आपने सही कहा, मेरी भी यही अंदेशा है कि ये जो मरीन कमांडोज आ रहे हैं उनके अमेरिका के, ये खरगे आइलैंड को टेक ओवर करेंगे और वहीं पर से अपना बेस बनाएंगे। ये आइलैंड एक तरीके से ईरान का चोक पॉइंट है, ताकि उनकी इकोनॉमी भी ख़त्म कर सकते हैं और वहाँ से कंट्रोल भी कर सकते हैं। छोटी जगह पे कब्जा करना 5000 लोगों से मुमकिन है, लेकिन जो पूरा ईरान पे कब्जा करना बहुत ही मुश्किल है। बिल्कुल, ये सरदारा सर आपने बड़ी बात कही, क्योंकि जो खार्ग आइलैंड है वो एक तरह से दिल है ईरान की इकोनॉमी का, और अगर यहां पर इसे कैप्चर किया जाता है, कब्जा किया जाता है, तो ये बहुत बड़ा धक्का होगा। एक और बड़ी खबर, इजराइल में ईरान का विध्वंसक हमला हुआ, नेगेव में गिरा ईरान का क्लस्टर बम। इजराइल के नेगेव में जोरदार धमाका, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इजराइल के नेगेव में क्लस्टर बम के जरिए हमला किया गया और उसके बाद बड़ा धमाका होता है, ये देखिए आप। और देखिए ईरान के हमलों से दहला तेल अवीव पर लगातार ईरान का हमला। ईरान ने क्लस्टर बम से यहां पर प्रहार किया है। तेल अवीव में 24 से ज्यादा धमाके हुए हैं। और एक और बड़ी खबर, इजराइल में ईरान का क्लस्टर बम से एक और हमला। इजराइल के स्कूल पर ईरान ने हमला किया। रिशॉन लेजियन इलाके में मिसाइल जाकर गिरी है। रात के वक्त इस हमले को अंजाम दिया गया। ईरानी हमले के वक्त यह स्कूल बंद था। राहत की बात यह है। तो देखिए ईरान का क्लस्टर प्रहार और इजराइल में हुआ है विनाश। खबर क्या है, क्लस्टर बम के अंदर दर्जनों छोटे छोटे बम होते हैं जिनका इस्तेमाल यहां पर हो रहा है। 7000 मीटर की ऊंचाई पर बम अलग अलग हो जाते हैं, जिस मिसाइल का हम जिक्र भी कर रहे हैं। 8 से 12 किलोमीटर इलाके में फैल जाते हैं ये बम। हर बम में करीब 2.5 किलो 2.5 किलो विस्फोटक होता है। जमीन पर गिरते ही धमाका होता है, विस्फोट होता है। बड़े इलाके में एक साथ धमाके होते हैं। क्लस्टर बम के इस्तेमाल पर अंतरराष्ट्रीय पाबंदी है, फिर भी यहां इसका इस्तेमाल हो रहा है। भटनागर सर, ये बहुत ही अपने आप में एक रेड लाइन को ब्रीच करने वाली बात है। अब इस वॉर में कौन क्या नियम फॉलो करेगा? अगर ईरान क्लस्टर बम को यूज कर रहा है भटनागर सर, तो सवाल यह है कि अमेरिका और इजराइल को भी एक तरीके से एक रीजन और एक खुला हाथ मिल गया है, वो भी अपने घातक डर्टी बॉम्ब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल सही रवि। पिछले 3 से 4 दिन में ईरान ने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया क्लस्टर बॉम्ब्स का। क्लस्टर बॉम्ब की स्मार्टनेस ये है कि वो 7 किलोमीटर की हाइट पे ही डिस्पर्स हो जाता है और बड़ा एरिया कवर करता है। ईरान को मालूम है उसकी कैपेबिलिटी सरफेस टू सरफेस मिसाइल पहुंचाने की है, वो भी उसमें कुछ ज़्यादा गारंटी नहीं है कि वो एग्जैक्ट टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हिट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। इसलिए वो चाहता है कि जल्दी से उस एरिया में पहुंच के तबाही पहुंचाने के लिए भले ही कम 1 से 2 केजी का बॉम्ब ड्रॉप करे, लेकिन वो बड़े एरिया में ड्रॉप करे। जैसे आपने बताया 7 से 8 किलोमीटर के एरिया में, तो वो उसमें क्या होता है, पिन पॉइंट टारगेट है नहीं, अटैक करने की क्षमता है नहीं, तो वो बड़े एरिया में अटैक करते हैं। उसमें से कई सारी छोटी छोटी बिल्डिंग्स और कई जो ह्यूमन है उनको भी काफ़ी नुकसान पहुंचता है। तो ये एक तरह से नई लेवल पे ले जा रहा है। जैसे ही ये कैजुअलिटीज़ बढ़ेंगी इजराइल में, ये पलटवार बहुत स्ट्रांग होने वाला, रिस्पांस वहां से बहुत स्ट्रांग आने वाला है इजराइल की तरफ से। बिल्कुल, और यह होता हुआ देख भी रहे हैं सर हम भटनागर सर। और एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। इजराइल में अभी ये बड़ी खबर आ रही है, अभी ईरान ने एक और हमले को अंजाम दिया है। इजराइल के नेवातिम बेस पर हमला किया गया है। ईरानी मिसाइल हमले का वीडियो आपको दिखाते हैं, ये देखिए आप, ये हमले का वीडियो।
तो ईरान युद्ध को आज 15वां दिन हो गया है। हालात और ज्यादा खराब हो गए हैं और ईरान के सामने दो ताकतवर मुल्क हैं। बावजूद इसके ईरान इतने दिनों तक कैसे जंग में टिका हुआ है, आइए इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए आप, ईरान का ऑपरेशन डीएमएस है क्या? डीएमएस का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज्ड मोजैक डिफेंस सिस्टम। मकसद क्या है? टॉप लीडरशिप खत्म होने के बाद जो जंग है वो जारी रखना। अब इसकी खासियत आप देखें, पावर नेतृत्व पर केंद्रित नहीं है बल्कि कई लेयर्स में फैली हुई है। हर प्रांत या क्षेत्र में लोकल कमांडर्स को अधिकार दिया गया है कि वो तय करें कि कैसे हमलों को अंजाम देना है। बड़ी बात है क्या है, सेना का एक हिस्सा नष्ट हो जाए तो दूसरा अपने आप काम करता रहेगा। मुख्य सुविधाएं तबाह हो जाए तो भी लड़ाई जारी रहेगी। कम्युनिकेशन कट जाए, कट ऑफ हो जाए तो लोकल यूनिट्स फैसले अपने आप ले सकते हैं। लोकल यूनिट्स को हमला करने का पूरा अधिकार होता है। 3 टारगेट कमांड सिस्टम को तोड़ना मुश्किल बनाना, जंग को लंबा खींचना ताकि दुश्मन जीत ना पाए और सेना को लंबी जंग के लिए तैयार करना, यह है पूरी तरह से डीएमएस। और यह नुकसान भी हम इस्राइल के अंदर देख रहे हैं। तेल अवीव का सीधे रुख करते हैं मनीष इस वक्त हमारे साथ हैं। मनीष, जिस तरीके से ईरान के जरिए हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, जैसी तबाही हम देख रहे हैं इस वक्त इस्राइल के अंदर, तेल अवीव में बड़ी तबाही मची है। सवाल यह है कि क्या इस्राइल इसके तैयार नहीं था, और अगर तैयार था तो वो क्या तैयारियां नाकाफी थी? देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि जिस तरीके के हमले हो रहे हैं, जिस इंटेंसिटी के हमले हो रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया का कोई भी मुल्क इस स्थिति में है कि वो 100% इन हमलों को रोक ले। और यहाँ भी इजराइल में भी 85 से 90% तक ईरानी मिसाइल और ड्रोन को ये रोक लिया जा रहा है। तो ये एक अच्छा, आप कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस है। लेकिन इसके बावजूद चूंकि बैलिस्टिक मिसाइल का यूज़ हो रहा है, हाइपरसोनिक मिसाइल का यूज़ हो रहा, तो 10% 15% हमले ऐसे हैं जिसको इंटरसेप्ट करने में कामयाबी नहीं मिलती है। या फिर जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा जब हम रिपोर्टिंग कर रहे थे कल रात में 12 बजे के करीब, और ईरानी मिसाइल के साथ साथ क्लस्टर बम थे। तो अगर उसको हवा में इंटरसेप्ट भी किया जाता है तो फिर उसका मलबा जब नीचे गिरता है या क्लस्टर बम के 80 टुकड़े हो जाते हैं तो वो काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस तरह की घटनाएं भी घट रही है। लेकिन हाँ, इजराइल ने पिछले युद्ध की तुलना में, क्योंकि पिछले साल जून में भी हम लोग यहाँ पर थे जब 12 दिन की जंग हुई थी, उसकी तुलना में इस बार उनका परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर है कि वो ईरानी मिसाइलों को रोक पा रहे हैं, या फिर कहें कि ईरानी मिसाइलें उस तरह से नहीं। लेकिन हाँ, चूंकि अब लगातार हमले हो रहे हैं, 44-45 राउंड के हमले हो चुके हैं और एक साथ दर्जनों की संख्या में मिसाइल और ड्रोन आते हैं, तो फिर वैसे में तबाही मचनी भी स्वाभाविक है। अभी और हम और आप जब बात कर रहे हैं, इस वक्त भी हिजबुल्लाह की तरफ से ड्रोन भेजे गए हैं नदर्न पार्ट ऑफ इजराइल में। तो लगातार हमले का सिलसिला जारी है। बिल्कुल, और बस उन हमलों जैसा आप कह रहे हैं कि अगर आपको मिस हो गया एक तो फिर इम्पैक्ट तो दिख ही रहा है, दुनिया तक पहुंचे। एक इम्पैक्ट तो इजराइल के ऊपर दिख ही रहा है, और वो इम्पैक्ट अपने आप में इजराइल के लिए भी हैंडल करना आसान साबित नहीं हो रहा है। पूर्णिमा नाथ जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनके पास चलेंगे। पूर्णिमा जी, अब सवाल यह है कि ट्रंप पे अमेरिका के अंदर कितना ट्रस्ट है? मतलब ट्रंप के दावे, जेडी वेंस के दावे, हर रोज हम नई नई बातें सुन रहे हैं इस वॉर को लेकर। अब खत्म हो गया, अब हम जीत गए, अब हम नुकसान पहुंचाएंगे, अब हम ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करेंगे, अमेरिका जीतेगा, ईरान खत्म होगा, लीडरशिप चेंज करे, ये सारी बातें तो आ ही रही हैं। विद इन यूएस ट्रंप कितने रिलायबल हैं आज की तारीख में? इट डिपेंड्स ऑन आप किसको ये क्वेश्चन पूछा। अगर कोई न्यूट्रल है मेरे जैसा, वो सही सच बताएंगे। अगर डेमोक्रेट से वो बोलेंगे ट्रम्प इज ए फेलियर, सीधा सीधा बताएंगे। और जो रिपब्लिकन है, मोस्टली मागा जो फैक्शन है, वाइट क्रिश्चियन नेशनलिस्ट जो फैक्शन है, सुप्रीमेसिज्म का जो सिचुएशन यहाँ पे चल रही है, वो बोलेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप सही है। अनफॉर्चुनेटली डजंट मैटर, ये युद्ध ट्रंप जीत रहा है हार रहा है, उनके लिए ट्रंप जीत रहा है। और इनके हिसाब से उन्होंने बोल भी दिया प्रेसिडेंट ट्रंप के वी वन। तो अगर वो आपको ये कॉन्फ्लिक्टिंग मैसेज भेज रहे, उसके पीछे कारण ये है कि ही वांट्स टू लिटरली फ्लड द जोन्स एंड ही वांट्स टू मेक श्योर ही डोमिनेट्स द न्यूज़ साइकिल। और न्यूज़ साइकिल होती है 24 आवर्स की। आज की बात आप नया न्यूज़ चलाओगे, ब्रेकिंग न्यूज़ चलाओगे, कल वाला बात आप भूल जाओगे। That's exactly what he wants to bank on. He thinks people are going to forget what he said yesterday. आज के हिसाब से वो आज नैरेटिव कंट्रोल करना चाह रहे हैं। This is exactly what MAGA cares. MAGA doesn't, ये लोग अपना दिमाग नहीं यूज़ करने वाले होते हैं, आप क्वेश्चन नहीं पूछने होते। जो 56 इंच वाली कहानी है,
ट्रम्प का भी यही कहानी चल रही है यहाँ पे। वो जो कह रहा है वही सच है। वो तो गॉड, वो सिर्फ गॉड नहीं है, गॉड की मैसेंजर नहीं, हो खुद गॉड हो गया अभी। तो अनफॉर्चुनेटली ये वॉर के मैं जैसे देखती हूँ यूनाइटेड स्टेट्स हैड ऑलरेडी लॉस्ट इट, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए कोई भी नैरेटिव वो उसको मोड़ चोड़ के बता देंगे वी हैव वॉन। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर आपका यह कहना है पूर्णिमा नाथ जी कि जिस हिसाब से इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप डील करते नजर आ रहे, रिपब्लिकन्स में एक बहुत बड़ा फैक्शन है, खासतौर पर जो मागा फैक्शन, जो धड़ा है वो लगातार डोनाल्ड ट्रंप के साथ है, भले वो फैसला सही हो या फिर गलत हो। एक और बड़ी खबर लेबनान से, यहां पर इजराइल ने बड़े हमले को अंजाम दिया। अल नबा में हमौर टावर पर हमला किया गया और इस हमले के बाद टावर में लग गई भीषण आग। ये देखिए आप, लेबनान में इजराइल का हमला। और इस बीच देखिए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बड़ा दावा सामने आया। ईरान में फिलहाल अफरा तफरी का माहौल है। वेंस ने कहा मुस्तफा को अमेरिकी हमले से चोट लगी है। वेंस ने यह दावा किया है। और एक और बड़ी खबर, ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। यूरेनियम रूस भेजने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया है। पुतिन ने युद्ध खत्म करने की डील में रखा था प्रस्ताव। एक्सियोस के हवाले से यह रिपोर्ट है। और वहीं हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान की नई शर्त, चीनी करेंसी में ट्रेड करने पर खोलेगा हॉर्मुज। युआन में ट्रेड करने पर हॉर्मुज खोलेगा। ईरानी टॉप कमांडर का CNN पर दावा। हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे हैं दुनिया के कई जहाज। तो हॉर्मुज पर ईरान की चीन वाली शर्त, क्या है ये खबर, क्या है ये कंडीशन, समझते हैं इसको। ऑयल का व्यापार यानी तेल का व्यापार चीनी करेंसी युआन में हो, ये एक शर्त है। US डॉलर में ट्रेड करने पर रास्ता नहीं दिया जाएगा, ये एक चुनौती है US को एक तरीके से। और रणनीति क्या है? चीनी करेंसी युआन को मजबूत करना, डॉलर की वैश्विक ताकत को कमजोर करना, जंग में चीन से मदद की उम्मीद है। अब बड़ी बात आप समझिए, ईरान को चीन से हथियार डील में युआन की दरअसल जरूरत है। चीन ईरानी तेल का सबसे बड़ा इस वक्त खरीदार है और यह जानकारी सामने आ रही है। अश्विनी श्रीवास्तव, देखिए सबसे बड़ी कमजोरी तो यही है अमेरिका की, एक तेल और दूसरा है डॉलर। और जो कोई भी इसको चुनौती देता है अमेरिका उसके खिलाफ हो जाता है, उस पर हमला कर देता है। और यही शर्त ईरान ने रख दी है। कैसे मुमकिन हो पाएगा फिर? देखो, सच्चाई ये है करुणा कि आज की तारीख में डॉलर इतना मजबूत क्यों है, क्योंकि वो पेट्रोल डॉलर के कारण है। जो पेट्रोल का पूरा वर्ल्ड के अंदर एक प्रकार से लेन देन होता है, वो होता है अभी डॉलर में। अगर उसको आप चैलेंज कर देते हैं तो आप देखेंगे डॉलर गिरता नजर आएगा और अमेरिका की जो इकोनॉमी पे इम्पैक्ट करेगा। और युआन जो आज चाइनीज की करेंसी है वो धीरे धीरे बढ़ी है। और ये देखें, जो ब्रिक्स की कुछ कंट्रीज थी वो अपनी लोकल करेंसी के अंदर ट्रेड कर रही थी। जैसे भारत और रूस से जो हम ऑयल खरीद रहे थे वो भी रूपल और रुपी में लिया जा रहा था। अभी जो बात है ये बड़ी एक आप देखें सोची समझी स्ट्रेटजी है ईरान की। अगर वो कहें युआन के अंदर ट्रेड होगा तो युआन की जो है आप देखेंगे चीन को बहुत फायदा होगा इकोनॉमिकली। और दूसरा, कहीं ना कहीं ईरान को लग रहा है वो अकेला पड़ गया है। रूस और चीन जिस प्रकार से उसकी मदद करनी चाहिए नहीं आए, तो ये एक मास्टर स्ट्रोक है। क्योंकि इसके कारण जो चीन जिसका फोकस एक्चुअली ताइवान की तरफ है और जो रूस का जो है यूक्रेन की लड़ाई में, तो वो दे नहीं पा रहे मदद। ये अगर करता है तो हो सकता है चीन खुल के आए और मदद करे ईरान की। और दूसरा कि अभी आप देखेंगे अगर युआन में तेल की अंदर आप लेन देन करते हैं तो चीन बिल्कुल सर, बहुत फायदा होगा। जैसा आपने कहा डॉलर को इंपैक्ट कर सकता है। इस मार्केट में चीन को मजबूत करना ईरान के लिए फायदेमंद हो सकता है। अब यह बात इस शर्त के साथ ही खुलकर सामने आ गई कि ईरान और चीन इस युद्ध में साथ हैं, कोई फ्रंट पे है, कोई बैकग्राउंड में है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।